जय माता दी दोस्तों, आज का हमारा सफर होने वाला है हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के लिए। इस वीडियो में आप देखेंगे रास्ता कैसा बना हुआ है, रास्ते में आपको कौन कौन सी सुविधाएं देखने को मिलती हैं, रास्ते में आपको कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर आप बद्रीनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो, और जब आप हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आते हैं तो रास्ते में कौन कौन से शहर पड़ते हैं और इसी रास्ते पे पंच केदार भी पड़ते हैं। इन पंच केदार के बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। और दोस्तों लास्ट में हम ये भी बताएंगे अगर आप बस से जाते हैं तो कितना खर्च आता है बद्रीनाथ की यात्रा पे, अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके बुक करके जाते हैं तो कितना खर्च आता है। तो चलिए इस सुहाने सफर की शुरुआत करते हैं। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। हरिद्वार से बद्रीनाथ की दूरी 315 किलोमीटर के आसपास है। हरिद्वार से बाई टैक्सी और बाई बस करके बद्रीनाथ बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता है। और बद्रीनाथ का जो रास्ता है भारत के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक है। इसीलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। हरिद्वार से सफर की शुरुआत करने के बाद सबसे पहला पड़ाव आता है ऋषिकेश। बहुत से लोग ऋषिकेश से भी अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा की ट्रिप प्लान करते हैं और बहुत से लोग हरिद्वार पहुंचने के बाद हरिद्वार से अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा की ट्रिप प्लान करते हैं। अगर ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम मंदिर की दूरी की बात करें तो यहाँ से मंदिर लगभग 295 किलोमीटर के आसपास है। ऋषिकेश से 75 किलोमीटर आगे आने पे पड़ता है पहला प्रयाग, जिसे कि देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा और केदारनाथ से आने वाली भागीरथी का संगम होता है। यहीं से आगे की नदी को मां गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग से 30 से 35 किलोमीटर आगे आने के बाद पड़ता है श्रीनगर। ये श्रीनगर उत्तराखंड का एक शहर है जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी। जब आप श्रीनगर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक जगह पे आपको रास्ता बहुत ज्यादा खराब मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड होता रहता है जब भी बरसात होती है। इसके पहले ऋषिकेश और हरिद्वार से चलने के बाद आपको कहीं भी रास्ता खराब देखने को नहीं मिलेगा। श्रीनगर क्रॉस करने के बाद ही आपको एक जगह पे रास्ता खराब मिलने वाला है और कई बार यहाँ पे काफी लंबा जाम भी लग जाता है जब आप बद्रीनाथ धाम पे यात्रा पे आते हैं, क्योंकि यही रास्ता आगे केदारनाथ को भी जाता है। श्रीनगर से 35 किलोमीटर की दूरी के बाद पड़ता है रुद्रप्रयाग शहर। जैसा कि मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अब आपको केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए रुद्रप्रयाग शहर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। शहर से पहले ही बाईपास बन गया, तो ये बाईपास होते हुए आप आगे जा सकते हैं। तो अभी हम लोग भी आगे चल रहे हैं। रुद्रप्रयाग बाईपास के आगे आने पर दो रास्ते हो जाते हैं, जिसमें से एक रास्ता चला जाता है केदारनाथ धाम को और दूसरा चला जाता है बद्रीनाथ धाम को। तो हम लोग अभी बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे हैं, तो दूसरे वाले रास्ते पे अब आगे आ चुके हैं, मतलब जो रास्ता बद्रीनाथ धाम को जाता है। रास्ता आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर बना हो और रास्ते भर आपको नेचर भी बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाले हैं। अब यही नजारा आप देख लीजिए, कितना शानदार नजारा है ये। जब आप कहीं भी जाते हैं तो उस सफर में आने वाले रास्ते भी आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इन्हीं रास्तों पे ही तो आप अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के गांव, घर, कस्बा, नेचर व्यू, पल पल बदलता मौसम सब आपको इस सफर में ही देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे नज़ारे भी देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग रुद्रप्रयाग से 30 किलोमीटर आगे गोचर आ चुके हैं। ये एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पे आपको 2-4-5 दुकानें देखने को मिल जाएंगी और कुछ घर भी बने हुए। अगर आप यहाँ पे रुक के नाश्ता वगैरह करना चाहते हैं, चाय, कॉफी, मैगी, आलू के पराठे खाने चाहते हैं, तो इसकी व्यवस्था यहाँ गोचर में आपको देखने को मिल जाती है। आप यहाँ रुक के नाश्ता कर सकते हैं। गोचर से करीब 7 किलोमीटर आगे आने पे पड़ता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग इस यात्रा का तीसरा प्रयाग है। पहला प्रयाग आपने देखा देवप्रयाग, दूसरा रुद्रप्रयाग और तीसरा प्रयाग है कर्णप्रयाग। यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दे दूं कर्णप्रयाग के बारे में। कर्णप्रयाग में भी 2 नदियों का संगम होता है। यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। पिंडर नदी का नाम कर्ण गंगा भी है, इसीलिए इस प्रयाग का नाम कर्ण प्रयाग पड़ा है। यहाँ पे उमा मंदिर और कर्ण मंदिर भी, और कर्ण प्रयाग में रहने और खाने पीने की सुविधाएं भी देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप कर्ण प्रयाग में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 800 रुपए से लेके 1500 रुपए में रूम देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे ठीक ठाक होटल भी बने हुए, तो आपको यहाँ पे खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन हम लोग को कर्ण प्रयाग में नाइट स्टे नहीं करना है। कर्ण प्रयाग में वही लोग रुकते हैं जो हरिद्वार से लेट, मतलब 12-1-2 बजे के आसपास निकलते हैं और कर्णप्रयाग पहुंचते पहुंचते उनको रात हो जाती, तो वो लोग कर्णप्रयाग में नाइट स्टे कर लेते हैं। लेकिन हम लोग अभी चल रहे हैं आगे कर्णप्रयाग से। रास्ते यहाँ तक भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। अगर आप अपनी कार लेके आ रहे हैं तो बहुत आराम से ला सकते हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस कहीं कहीं रास्ता खराब देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं और हल्की सी बारिश में ही लैंडस्लाइड हो जाता है, तो इसलिए रास्ते जल्दी खराब हो जाते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कहीं कहीं पे रास्ते भी खराब देखने को मिल रहे हैं। अभी हम लोग कर्णप्रयाग से आगे चल रहे हैं और
पहुंचने वाले हैं नंदप्रयाग, जो कि कर्णप्रयाग से 21 किलोमीटर दूर है। नंदप्रयाग में भी दो नदियों का संगम देखने को मिलता है। यहाँ पे बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी, जो कि नंदा देवी पर्वत से आती, यहाँ पे इन्हीं दो नदियों का संगम होता है। यहाँ नंदप्रयाग में भी आपको रुकने की सारी व्यवस्थाएं देखने को मिल जाएंगी और खाने पीने के लिए भी सारे ऑप्शन मौजूद है। तो अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर भी नाइट स्टे कर सकते हैं। नंदप्रयाग से आगे आने पे पड़ेगा चमोली। चमोली उत्तराखंड का एक बहुत खूबसूरत जिला है और केदारनाथ बद्रीनाथ आने वाले भक्तों के लिए एक डाइवर्जन पॉइंट भी है। यहीं चमोली से दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता तो गोपेश्वर होते हुए बद्रीनाथ धाम को जाता है और दूसरा रास्ता भी गोपेश्वर चोपता ऊखीमठ होते हुए केदारनाथ को जाता है। जो भक्त दो धाम की यात्रा करते हैं तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो पहले केदारनाथ मंदिर जाके दर्शन करते हैं, फिर ऊखीमठ चोपता गोपेश्वर होते हुए इसी रास्ते से अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं। अगर आप भी दो धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको केदारनाथ धाम की यात्रा करने के बाद वापस हरिद्वार या फिर ऋषिकेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऊखीमठ चोपता गोपेश्वर होते हुए बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक सवाल आपके मन में उठा हो कि पहले बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर ले, फिर इस रास्ते से होते हुए केदारनाथ की यात्रा कर ले और वापस हरिद्वार आ जाएं। लेकिन बहुत कम लोग ही ऐसा करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन करने के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने चाहिए। इसीलिए सभी भक्त पहले केदारनाथ धाम मंदिर जाके दर्शन करते हैं, फिर चोपता ऊखीमठ होते हुए बद्रीनाथ धाम जाके दर्शन करते हैं। तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। और दोस्तों कई बार जब रुद्रप्रयाग से चमोली के बीच में लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा हो जाता है, जब बरसात होती है, तो कई बार इस रास्ते का प्रयोग किया जाता है। मतलब रुद्रप्रयाग से लोग पहले ऊखीमठ जाते हैं, फिर चोपता होते हुए चमोली पहुंचते हैं। ये रास्ता लंबा तो पड़ जाता है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से कई बार इस रास्ते का प्रयोग भी किया जाता है। और दोस्तों चमोली में भी आपको रुकने के लिए सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। धर्मशाला होटल बने हुए हैं जो 800 रुपए से लेकर 1500 रुपए के आसपास का चार्ज करते हैं। और चमोली में बहुत बड़ा मार्केट भी है, तो यहाँ पे आपको जरूरत की सारी सामानें भी मिल जाती है। चमोली से 16 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पड़ेगा पीपल कोठी। पीपल कोठी भी एक बड़ा सा कस्बा है। बद्रीनाथ यात्रा पे जाने वाले भक्तों को जब रात हो जाती है तो कुछ भक्त यहाँ पीपल कोठी में भी नाइट स्टे करते हैं। पीपल कोठी में 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए में बहुत आराम से आपको रूम अवेलेबल हो जाता है। और दोस्तों जो लोग शेयरिंग टैक्सी से अपने बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो वो भक्त भी यहीं आके पीपल कोठी में नाइट स्टे कर लेते हैं अगर उनको रात हो जाती है तो। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी से आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऋषिकेश से सबसे पहले रुद्रप्रयाग आना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग से आपको शेयरिंग टैक्सी पीपल कोठी के लिए मिल जाती है और पीपल कोठी से बद्रीनाथ के लिए शेयरिंग टैक्सी चलती है। तो आप पीपल कोठी होते हुए शेयरिंग टैक्सी से भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। पीपल कोठी तक का जो रास्ता है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितने शानदार हाईवे अब बन गए हैं अगर आप 2022 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आते हैं तो। बाकी पहाड़ी क्षेत्र है, पहले ही बता चुका हूं, कहीं कहीं तो आपको लैंडस्लाइड और खराब रास्ता देखने को मिलेगा ही। पीपल कोठी से 35 किलोमीटर आगे आने पे आप पहुंचेंगे जोशीमठ, जो कि बहुत सुंदर शहर है। यहीं पे शंकराचार्य जी की गद्दी भी बनी हुई, मतलब यहाँ पे शंकराचार्य जी का मठ भी बना हुआ है। जब 6 महीने के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं शीतकालीन में, तो यहीं जोशीमठ में ही नरसिंह देव मंदिर में श्री बद्रीनाथ धाम की गद्दी विराजती और यहीं पे बद्रीनाथ भगवान की पूजा पाठ किया जाता है। और जोशीमठ एक सुंदर हिल स्टेशन भी है। यहीं से आप औली जा सकते हैं और जोशीमठ से औली के लिए रोपवे चलती है जो इंडिया का लार्जेस्ट रोपवे है, तो आप जोशीमठ से औली भी जा सकते हैं। और दोस्तों मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप अपनी कार लेके बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आ रहे हैं तो इस रास्ते का आखिरी पेट्रोल पंप भी आपको जोशीमठ में ही देखने को मिलता है। और अगर आप पीक सीजन में अपनी बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो इस पेट्रोल पंप पे आपको बहुत ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 से 10 लीटर ही आपको पेट्रोल मिलने वाला है। तो इसलिए आप इस पेट्रोल पंप में थोड़ा सा पेट्रोल जरूर अपनी गाड़ी में डला लें, क्योंकि आगे आपको कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं देखने को मिलेगा बद्रीनाथ धाम तक। अब दोस्तों हम लोग आगे चल रहे हैं। जोशीमठ से 12 किलोमीटर आगे आने के बाद पड़ता है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में भी आपको दो नदियों का संगम देखने को मिलता है। यहाँ पे अलकनंदा नदी और धौली नदी का संगम होता है। और इसी विष्णुप्रयाग के आगे का जो रास्ता है वो काफी खराब है और जगह जगह लैंडस्लाइड होता रहता है। और जब आप विष्णुप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि जगह जगह चारों धाम यात्रा के तहत जो रोड का निर्माण हो रहा है वो कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है। तो आने वाले समय में कह सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम तक का जो रास्ता बचा है 15-20 किलोमीटर का, जो काफी खराब हो चुका है, ये भी पूरी तरीके से सही हो जाएगा। विष्णुप्रयाग से 16 किलोमीटर आगे आने के बाद पड़ता है गोविंद घाट। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं गोविंद घाट। गोविंद घाट पहुंचने के बाद यहाँ से आपको दो रास्ते
रास्ते देखने को मिल जाते हैं। एक रास्ता चला जाता है फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के लिए, और जो लोग शेयरिंग टैक्सी करके हेमकुंड साहिब के लिए जाते हैं वो यहीं गोविंद घाट तक शेयरिंग टैक्सी से आते हैं, फिर शेयरिंग टैक्सी करके हेमकुंड साहिब या फिर फूलों की घाटी तक जाते हैं। लेकिन हम लोग को बद्रीनाथ धाम तक जाना है, इसलिए अभी हम लोग सीधे चल रहे हैं। और दोस्तों जब आप गोविंद घाट से आगे बढ़ेंगे तो रास्ता जगह जगह आपको और बहुत ज्यादा खराब देखने को मिलने वाला है। मतलब कई जगह रास्ता आपको सही मिलेगा तो कई जगह रास्ता आपको बहुत ज्यादा खराब मिलने वाला है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना ज्यादा रास्ता खराब है यहाँ का। और अगर आप बरसात के समय बद्रीनाथ धाम आते हैं तो कई बार इस रास्ते पे लैंडस्लाइड हो जाता है और कई दिनों के लिए रास्ता भी बंद हो जाता है। इसीलिए दोस्तों अगर आप अपनी कार लेके बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आते हैं तो पहले ही हरिद्वार पहुंचने के बाद पूरे रास्ते की जानकारी कर लें, कहीं रास्ता बंद तो नहीं है, रास्ते में कहीं जाम तो नहीं लगा, उसके बाद ही अपनी हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करें। और दोस्तों अगर आपको रास्ते में कहीं भी पुलिस प्रशासन द्वारा रोका जाता है और आपको मना किया जाता है कि आगे अभी नहीं जाना है, तो फिर आप जबरदस्ती ना करें और रिस्क लेके आगे की अपनी यात्रा ना करें, क्योंकि आपका थोड़ा सा रिस्क लेना आपको किसी भी समस्या में डाल सकता है। तो दोस्तों अभी हम लोग विष्णुप्रयाग से 11 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और पहुंच चुके हैं हनुमान चट्टी। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। बद्रीनाथ जाने वाले सभी भक्त रुक के यहाँ पे हनुमान चट्टी में हनुमान जी के दर्शन जरूर करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे आ रहे हैं तो यहाँ हनुमान चट्टी पे रुक के हनुमान जी के दर्शन जरूर कर ले। और बहुत से भक्त वापसी में भी बद्रीनाथ धाम से जब वापस आते हैं तब हनुमान चट्टी में रुक के दर्शन करते हैं, तो फिर आप वापसी में भी इस हनुमान चट्टी पे रुक के हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम की दूरी बचती है 11 किलोमीटर के आसपास। तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। आगे का रास्ता काफी ज्यादा खराब है, इसलिए थोड़ा सा समय लग जाता है इस 11 किलोमीटर की रास्ता में। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। यहीं पे आप जैसे ही टर्न होते हैं ठीक सामने बस स्टॉप बना हुआ है, जहाँ पे आपको हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के लिए सीधे बसें मिल जाती हैं। अगर आप बाई बस आते हैं तो बस वाले आपको यहीं पे बस स्टॉप पे उतार देते हैं, फिर आप यहाँ से पैदल टहलते हुए मंदिर तक जा सकते हैं। और अगर आप जब बद्रीनाथ से वापस जाते हैं तो भी सारी बसें यहीं पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं, अगर आप बाई बस हरिद्वार से आते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको बस वाले मिल जाते हैं जो 600 रुपए के आसपास चार्ज करते हैं और आपको बद्रीनाथ धाम तक छोड़ देते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम आते हैं तो इसके लिए आपको 12,000 रुपए के आसपास देना होगा अगर आप 5 सीटर कार में आते हैं तो। और ये 3 दिन की ट्रिप होती है आपकी बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे बद्रीनाथ धाम मंदिर में दर्शन करेंगे और पूरी बद्रीनाथ घाटी घूमेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताया जरूर। कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिख दें। और जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.